नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं आपकी सेवा में और बात करेंगे बॉलीवुड के नए तमाशे के बारे में। हमेशा की तरह रवि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। जी उज्जवल जी, स्वागत है आपका भी इस बातचीत में। बॉलीवुड के नए तमाशे के बारे में हम आपको कुछ बताएं, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें देखना शुरू कर दिया है तो आप हमें बता सकते हैं कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। और अगर ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रहा है तो जल्दी से इस लाइव सेशन को आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं, और जहां भी शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारे बीच जो बातचीत हो उसमें जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें, उनके साथ साझा कर सकें। हम आपको बताएंगे कि बॉलीवुड ने क्या नया तमाशा शुरू किया है, बॉलीवुड ने कौन सी ऐसी नई चीजें शुरू की हैं जिसके बाद अब आप ये मानकर चलिए कि आपके सामने कई ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जो आपने पहले कभी सुनी नहीं होंगी, पहले कभी सुनना तो दूर, आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं रवि जी के साथ। आज रवि जी का कॉल मुझे आया और रवि जी ने मुझे खुद बताया कि आज हमारे जो रात का शो होता है उसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या ये मुद्दा है, क्यों इन्हें लगता है कि इसके बारे में बात होनी चाहिए और इससे कैसे आपकी सोच में बदलाव आएगा और कैसे आपको पता चलेगा कि बॉलीवुड की सोच में अब बदलाव आना शुरू हो चुका है। तो रवि जी से समझते हैं। रवि जी, हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, मैं चाहूंगा कि बॉलीवुड के इस नए तमाशे के बारे में आप बताएं। बिल्कुल। देखिए, मतलब अभी तक तो हम अपनी बातचीत में संकेत दिया करते थे और एज ए जर्नलिस्ट हमें भी आश्चर्य होता था कि बॉलीवुड जा किधर रहा है। समस्याएं बहुत सारी हैं बॉलीवुड के साथ में और उनको सुलझाया जाना चाहिए। सबके सामने समस्याएं आती है, बॉलीवुड के सामने भी आ रही है, उसके एक्टर्स और स्टार्स के सामने, प्रोडक्शन हाउस के सामने भी। तो अगर मुश्किलें आ रही हैं, फिल्में नहीं चल रही हैं, आपका स्टारडम गिर रहा है, लोग आपको देखने नहीं आ रहे हैं, लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं, आपकी फिल्में नहीं देखना चाहते हैं, तो आपको अंदर झांकने की जरूरत है, एनालाइज करने की जरूरत है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि बॉलीवुड ये काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम इवेंट्स में जाते हैं, जब पीआर से मिलते हैं, आर्टिस्ट से मिलते हैं, तो हमको चीजें पता चल रही होती कि कहाँ जा रही। तो पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही थी, लेकिन अब ये बात खुलकर तब सामने आ गई जबकि मीडिया ने इसके बारे में बाकायदा लिख दिया है। और मीडिया मतलब मैं कहूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बारे में प्रॉपर स्टोरी की है, जिसके बारे में हम पिछले 2-3 सालों से बात कर रहे थे। जी। इधर पिछले कुछ सालों में जैसे फेक न्यूज आई है, फेक न्यूज जो होती है वो रियल न्यूज को दबाने के लिए होती है और आपका ध्यान झूठे तरफ दिलाने की, असली मुद्दे से भटका कर ध्यान जो है नकली मुद्दे की तरफ और उस बहस की तरफ और हंगामे की तरफ होती। सेम चीज बॉलीवुड में हो गई है। जब इन सितारों के पास में फैंस नहीं बचे हैं तो अब इन्होंने मैदान में फेक फैंस उतार दिए हैं। ये आपको बताऊं, मामला ये है। तो कहने का मतलब है कि जो फैन नहीं है उनको फैन बनाकर लाया जा रहा है, बिल्कुल मीडिया की बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने के लिए। जी बिल्कुल। तो हम तो इस बारे में कह ही रहे थे कि भाई ऐसा हो रहा है, जैसे हमने बताया कि भाई जब भी ट्रेलर लॉन्च होगा, टीजर लॉन्च होगा या बॉलीवुड का कोई इवेंट लॉन्च होगा, पहले ये होता था कि सिर्फ मीडिया के लोग हुआ करते थे, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल के भी लोग हुआ करते थे। धीरे धीरे ये हुआ कि उनको जो है रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया उन लोगों से जो सो कॉल्ड फैंस हैं। और वो फैंस नहीं, बेसिकली खरीदे हुए टट्टू जो होते हैं, भाड़े के टट्टू जिसको कहते हैं, वो हैं। और ये बात जो है अब खुलकर आ गई है कि अब इन भाड़े के टट्टुओं का, इन भाड़े के फैंस का जो है वो भी एक बिजनेस बन चुका है। उनके रेट फिक्स हो चुके हैं, उनको इकट्ठा करने लाने की जिम्मेदारियां जो है वो एजेंसीज लेने लगी हैं, जिसमें प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज हैं। तो अब ये पूरा मार्केट एक जो है बॉलीवुड के अंदर जो है वो खड़ा हो चुका है और जिसके बारे में जैसे मैंने कहा कि रेट भी फिक्स हो चुके हैं। तो 100-200 रुपए से लेकर 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक, इंक्लूडिंग मील, एक्सक्लूडिंग मील, ये सारी चीजें जो है, अब आप सोचिए कि किस लेवल पर चीजें चली गई है कि अगर आपको भीड़ जुटानी है आपके फंक्शन में, आपके ट्रेलर में, आपके टीजर में, तो लाइए हमको ठेका दे दीजिए उसका। पहले तो पीआर होता था, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, पीआर भी फेलियर हो चुका है।
पीआर भी फेलियर हो चुका, वो मीडिया के लोगों को नहीं बुला पा रहा है। अगर वो मीडिया की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो मीडिया भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ उसमें भी गिने चुने हैं जिनके बारे में अक्सर कहते हैं, जिनको समोसा क्रिटिक्स कहा जाता है, या जिनके बारे में यह है कि वो भी जो है वो इनकी मतलब किसी तरीके कहिए कि चाहे मतलब सेवा में लगे हुए पीआर की और सितारों की, उनके अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं, हो सकते हैं उसमें, तो सिर्फ वो लोग, तो मीडिया ने भी इस पीआर को धुतकारना शुरू कर दिया। पीआर साइड में है और पीआर की जगह जो है वो प्लेसमेंट और वो मार्केटिंग एजेंसीज ला रही हैं, वो आ गई हैं, जो कि इन सितारों के या इन फिल्म वालों की इवेंट्स में 200-300 लोगों का जुगाड़ कर देती है और उसके लिए बाकायदा बजट बनाया जाता है, जिसके लिए जो फीस होती है इन एजेंसीज की, मतलब जो आज रिपोर्ट किया गया है 60-70 हजार रुपए से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक वो फीस लेते हैं कि भाई हम इतने लोगों को ला देंगे। अब हो सकता है वो अपने में से उनको पैसा देते हो या उसके लिए भी वो अलग से प्रोड्यूसर से या स्टार से वो जो है वो चार्ज करते हो कि इनको पैसा देना है, इनको खाना खिलाना है। तो आप सोचिए कितने गंदे लेवल पे जो है ये चीज चली गई। सिनेमा जिसको कि देश की धड़कन कहा जाता था, कहते थे कि इस देश में जो या तो क्रिकेटर चलते हैं या फिल्मी सितारे चलते हैं। मतलब आप किस लेवल पे आ गए हैं कि मतलब आपको भाड़े के लोगों को इकट्ठा करना पड़ रहा है और दुनिया को ये बताना पड़ रहा है कि देखो हमारे फैंस हैं, हमारे पास फैंस हैं। ये कैसा माहौल हो गया भाई, मतलब ये कहाँ ले आए हैं आप उनको। भाई मुझे लगा जैसे क्रिकेट में चीयर गर्ल्स होती हैं, तो क्या ये जो भाड़े पे आने वाले लोग हैं ये इनके चीयर गर्ल्स और चीयर बॉयज हैं? इनको ऐसे लोगों की, नकली लोगों की जरूरत पड़ रही। क्रिकेट के मैदान में तो दर्शक होता है जो रियल होता है, इसी तरह सिनेमा का भी जो दर्शक वो उसकी जान है, वो उसका रियल है। चलिए वहां चीयर गर्ल्स तो एक किसी चौके छक्के पे या विकेट पे हो अल्लाह, उस माहौल को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो चीयर गर्ल्स और चीयर बॉयज आपके आ रहे हैं, ये क्या माहौल को बढ़ा रहे हैं? ये उल्टा आप एक अपने सामने एक और फेक बुलबुला खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ अपने ईगो का मसाज करा रहे हैं कि देखो मैं आया और मैं यहाँ 300 लोग जो है मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं, ट्रेलर आया तो ट्रेलर में मेरी एंट्री के ऊपर खूब हल्ला मचा। ये क्या हो क्या गया मतलब इन सितारों के ईगो को, मतलब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रवि जी। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था, अर्जुन कपूर जी। के बर्थडे का था। और अर्जुन कपूर का जब बर्थडे आया उससे कुछ दिनों पहले हवा ये चल रही थी कि उनका मलाइका के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब ईश्वर जाने ब्रेकअप हुआ है या नहीं हुआ, और ये मलाइका जाने और अर्जुन जाने, लेकिन इतना जी। जरूर हुआ कि अर्जुन के बर्थडे पर जो पार्टी हुई उसमें मलाइका दिखाई नहीं दी। और अर्जुन के जो बर्थडे था उस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उन्हें विश नहीं किया। लेकिन उसी दौरान एक बहुत बड़ा वीडियो सामने आया, पहली बार मैंने देखा कि अर्जुन जी। कपूर को बहुत सारी लड़कियां घेर कर खड़ी हैं, उनके लिए बर्थडे हम्म। केक लाई हैं, उनके बर्थडे पर एक्साइटेड होकर उछल रही हैं, कूद रही हैं, कोई उन्हें किस कर रहा है, कोई उन्हें हक कर रहा है। ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। अब आप सोचिए कि ये पूरी की पूरी पीआर ड्रिवन एक्टिविटी थी कि जहां एक बिल्कुल। तरफ ये खबर चल रही है कि अर्जुन और मलाइका का ब्रेकअप हो गया है, दूसरी तरफ अर्जुन की वो रोमांटिक वाली इमेज दिखाने के लिए पहली बार, मैं एम्फेसाइज करूंगा इस वर्ड पर, पहली बिल्कुल। बार ऐसा वीडियो सामने आया। तो ये जो अर्जुन कपूर की इतनी सारी लड़कियां फैन हैं, ये क्या इंतजार कर रही थी पिछले 5-7 सालों से कि कब उनका मलाइका से ब्रेकअप होगा, उन्हें बुलाया जाएगा? ये कभी उसकी फैन की फिल्म की लॉन्च पे दिखाई नहीं दी, फिल्म के प्रीमियर पे दिखाई नहीं दी, ये कहीं नहीं आए। ये फैन सीधे लैंड होते हैं उनके बर्थडे पर और सीधे उनके घर के अंदर। ऐसा उन्हें कौन टिकट दे देता है? तो जो आप बात कह रहे हैं उसको, उसकी पुष्टि करने के लिए मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसी स्थिति बनी है, और ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि बॉलीवुड जो है वो झूठ पर चलता है, झूठे दिखावे पर चलता है। अभी बस एक ही बिल्कुल। चीज जानना बाकी है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो चीज शायद असल होगी, कि जो अमिताभ बच्चन साहब निकलते हैं घर के बाहर, जो फैन आते हैं, भीड़ जमा जी। होती है। एक और ऐसा बिल्कुल। स्टार है जो इस बात का दावा करता है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ जमा होती है, वो है शाहरुख खान। और शाहरुख खान की जब कोई फिल्म आती है तो उनकी टी शर्ट पहन के जो लोग खड़े होते हैं, मुझे उनसे भी पूछना है कि सारी एक जैसी टी शर्ट उन्हें कौन बांटता है, और ये सारी टी शर्ट उन्हें कौन पहना कर लाता है? उनके साइज कैसे लोगों को पता होते हैं कि इनको 42 नंबर आएगा, 40 नंबर आएगा, 44 नंबर आएगा, और कैसे वो सब एक ही जगह, एक ही समय पर, एक ही जैसे कपड़ों में एक साथ पहुंच जाते हैं? ये तमाम बातें हमें बताती हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि रेड चिलीज में भी एक फैन डिपार्टमेंट है, और बाकायदा जी। ऐसे वीडियोस जो देश भर में लोग पोस्ट करते हैं, उनसे करवाए जाते हैं, एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत ये माहौल बनाया जाता है। दोस्तों ये सारी बातें हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको
इस बात का पता चल सके कि बॉलीवुड जो है वो आपके प्यार का भूखा है, और प्यार अगर सच्चा नहीं मिलता तो वो झूठा ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बिना उनका काम चलने वाला नहीं है। वो जो कहते हैं बार बार नो कैमरास प्लीज, वो इतने भूखे होते हैं कैमरास के कि अगर एक दिन कैमरा ना दिखे तो उनको खाना हजम नहीं होगा कि आज हमारे फैन नहीं आए, हमारा कैमरा नहीं आया। तो ये वो सारी बातें हैं। देखिए, जब आपकी कला खत्म होने लगती है, जब आपकी कला मरने लगती है, जब आपकी फिल्मों में जान नहीं होती, जब आपको लोग पसंद करना छोड़ देते हैं और आपको इस बात की जरूरत महसूस होती है कि नहीं, मुझे तो चाहिए। मैं एक बहुत पुराना वाकया आपको बता रहा हूं। जी। ये वाकया है राजेश खन्ना साहब का, और ये मेरे आंखों देखा हुआ वाकया है। राजेश खन्ना 2003 की बात है। जाहिर है उस वक्त वो कोई हीरो नहीं थे, उस वक्त भी वो गुजरे जमाने के स्टार बन चुके थे। उन्हें नागपुर जाना था, मैं उस कवरेज में शामिल था। उन्हें नागपुर में अपने किसी लॉटरी बिजनेस का इनॉग्रेशन करना था, और ये बात उस वक्त के पीआर ने मुझे खुद बताई थी। वो पीआर भी अब इस दुनिया में नहीं है और राजेश खन्ना जी भी इस दुनिया में नहीं है। कि राजेश खन्ना ने ये शर्त रखी थी कि जब मैं नागपुर में उतरूंगा तो मेरे सामने बहुत सारी लड़कियां होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आदत है कि जब मैं आता था पब्लिकली तो बहुत सारी लड़कियां होती थी, और वहां पर कॉलेज गर्ल्स को अरेंज किया गया था राजेश खन्ना के स्वागत के लिए। ये मैं 2003 की बात बता रहा हूं। तो बॉलीवुड किस हद तक भूखा है, ये उसका एक सबूत है। बिल्कुल, देखिए जो चीज आप कह रहे हैं सही है, और अब तो स्थिति ये बन चुकी, जैसा मैं कह रहा हूं कि इसने बिजनेस का रूप ले लिया है जी। मतलब प्रॉपर प्लेसमेंट एजेंसीज बन गई हैं, मार्केटिंग एजेंसीज बन गई हैं जो ये काम कर रही हैं इन फिल्म वालों के लिए। और मजे की बात यह है कि इन्होंने जो है सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों का ही ये हाल नहीं किया है, बल्कि पिछले कुछ समय में जो साउथ की बड़ी फिल्में और साउथ की छोटी फिल्में भी जिनको मुंबई में प्रमोट किया गया, जिनका प्रमोशन हुआ मुंबई में, उसके लिए भी उन्होंने इस तरह से जो है प्लेसमेंट के द्वारा जो है वो सो कॉल्ड फैंस हैं उनको वहां पर इकट्ठा किया, उनको चीयर करने के लिए। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि सारे एक जैसे नहीं होते हैं, और यहाँ अभी सारे एक जैसे नहीं हो गए हैं, लेकिन ये चलन शुरू हो चुका है, इसने अपनी जड़ें जमा ली है। और मजे की बात यह है कि ये जो आते हैं, मतलब जो कुछ पैसे लेकर और कुछ मील के लिए, जो तालियां बजाने के लिए, सीटियां बजाने के लिए, इनको इस इंडस्ट्री में अब जूनियर आर्टिस्ट कहा जाने लगा है। अब आप सोचिए, फिल्म इंडस्ट्री में जी मुझे लगता है जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन को इस पर सख्त ऐतराज जताना चाहिए कि हम वो कलाकार होते हैं जो सपोर्टिंग रोल करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई फिल्म बनती है तो कोई पुलिस कांस्टेबल बन जाता है, कोई वहां पे सफाई कर्मचारी बन जाता है, या कोई वहां पर कुली बन जाता है। ऐसे छोटे छोटे लोग दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके का काम करते हुए। वो असल में सारे के सारे जूनियर आर्टिस्ट कहलाते हैं। बॉलीवुड की भाषा में बता रहा हूं, मेरा नहीं मानना है कि वो जूनियर होते हैं, लेकिन बॉलीवुड कहता है जूनियर आर्टिस्ट हैं। तो अगर जूनियर आर्टिस्ट का वो काम है और ये फैन वाले काम अगर उनसे कराए जा रहे हैं, तो ये सीधा सीधा ऐतराज उठाना चाहिए इनको, जो वहां पे जूनियर आर्टिस्ट तो आप गलत कर रहे हैं। मतलब मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने रिपोर्ट में ये चीज पढ़ी, ये बात मुझे मालूम नहीं थी, ये बात मुझे आज पता चली रिपोर्ट को पढ़ते हुए। तो मुझे हैरान हुआ कि इनको जूनियर आर्टिस्ट कहा जाता है। तो कल को मुझे लगता है कि शायद इनकी भी अपनी कोई एसोसिएशन बन जाएगी। भाई ये तो देखिए, और एक और चीज, इस वक्त जिस हालत में हम लोग गुजर रहे हैं, देश गुजर रहा है, जहां नौकरियों का और काम धंधों का बड़ा संकट है, और जहां किसी भी काम को जो है कह दिया जाता है कि भाई इसी को व्यवसाय समझ लिया जाए, इसी को रोजगार समझ लिया जाए। तो कल को फिल्म इंडस्ट्री की ये लोग जो फेक फैंस को बुला रहे हैं, उनको समोसा और कोल्ड ड्रिंक पिला के और 200-500 रुपए दे रहे हैं, कल को ये कहेंगे कि हम तो इंडस्ट्री में रोजगार जनरेट कर रहे हैं, भाई हम बहुत महान काम कर रहे हैं। तो ये दावेदारी कर देंगे कि देखिए हमने कितना अच्छा काम किया, हमने रोजगार जनरेट किया है। और ये जूनियर आर्टिस्ट है, तो जूनियर आर्टिस्ट की पता चला कि एक नई कैटेगरी हो जाएगी। हो सकता है 2-4 साल बाद, 5 साल बाद इनका अपना एसोसिएशन बन जाएगा, और फिर होगा कि जिसके पास कार्ड है वही चीयर करने के लिए उस थिएटर हॉल में जाएगा। मतलब ये अद्भुत, मतलब ये क्या है, क्या वाकई इसी चीज के लिए ये लोग इंडस्ट्री का दर्जा मांग रहे थे, जो फिल्म इंडस्ट्री बार बार कहती कि हमको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, सरकार से मांग करते हैं, तमाम तरह की सुविधाएं हमें मिलना चाहिए, प्लानिंग हमारे लिए उस तरह से होनी चाहिए। तो क्या इस चीज के लिए कि फिल्में जो है, सिनेमा जो है वो एकदम गर्त में चला जाए,
और उस गर्त के ऊपर जो है फिर आप अपनी जो एक वर्क बढ़िया से सजाएं, और जिसमें कि सो कॉल्ड ये वाले जूनियर आर्टिस्ट जो पैसा देकर लाए जाते हैं चीयर गर्ल्स की तरह, चीयर लीडर्स की तरह इनको, और कहा जाए कि देखिए हमारा सिनेमा तो एकदम चमक रहा है, कौन कहता है इसकी चमक धुंधली पड़ी है, देखिए। और बात वही है जो आप कह रहे हैं, इनको सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो बस फिर वहां अलग अलग एंगल से वीडियो बनते हैं उस तमाशे के पूरे। तो वही वीडियो जो है वो पीआरओ जो होता है या जो प्लेसमेंट मार्केटिंग एजेंसी होती है वो जगह जगह सर्कुलेट करती है, वो मीडिया के लोगों को भी देती है, और मीडिया के लोग बड़े गर्व से उसको जो है अपने प्लेटफॉर्म पर, इन सबके ट्विटर और फेसबुक प्लेटफॉर्म जरा चेक कीजिए, जो बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जो इनको बढ़ाते हैं, आपको पता चलेगा कौन लोग हैं ये। तो ये बढ़ाते हैं उसको अपनी टाइमलाइन पे, देखिए हमने इसका वीडियो बढ़ा दिया और इसको लोग चीयर कर रहे हैं, और इस थिएटर में तो एकदम सीटियां बज रही है, या ट्रेलर तो एकदम झकास है, सुपर हिट है। ये मतलब क्या हो रहा, मतलब तो ये सारी चीजें जो चल रही है, तो एक पूरे इंडस्ट्री की तरह होके जिसमें मीडिया के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिनको रत्ती भर भी मतलब कोई शर्म लिहाज महसूस नहीं होती इसमें कि वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनका काम क्या है, उनका काम रिपोर्टिंग है, उनका काम इंटरव्यू है, उनका काम रिव्यू है, उनका काम है खबरें लेकर आना। मतलब जब मैं 2-3 साल से इन बातों का आपसे जिक्र कर रहा हूं, आज पहली बार किसी अखबार ने, बड़े अखबार ने इसको लिखा है कि ये इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री बन चुकी है। समय लगा, लेकिन हिंदी के किसी अखबार ने क्यों नहीं लिखा? हिंदी के भी तो सारे जर्नलिस्ट जो है वो जाते हैं इसी माहौल में, वो देखते हैं, उनको पता है, बड़े बड़े सो कॉल्ड बड़े बड़े अखबारों के यहाँ पर वो पत्रकार है, रिपोर्टर है, ब्यूरो चीफ बैठे हुए हैं, क्यों नहीं लिखा उन्होंने? नहीं लिख सकते, हिम्मत नहीं है, वो सेवा में लगे हुए हैं। तो जब सेवा करेंगे तो खबर कैसे लिखेंगे? तो ये जो सारा मामला चल रहा है, और बॉलीवुड के साथ जैसे मैं कह रहा हूं कि इन्होंने साउथ को भी अपने लपेटे में ले लिया है, लेकिन फिर ये कह रहा हूं कि सारे लोग ऐसे नहीं है, कई लोग इस चीज में अब भी भरोसा नहीं रखते हैं, ये बात भी उतनी ही सच है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्या होता है कि जब आप ये भूल जाएं कि आप पत्रकार हैं और आप चरण वंदन करने लगे, राजनीति में भी यही हुआ, राजनीति में चरण वंदन शुरू हुआ। खैर राजनीति में समझ में आता है सामने वाले के पास पावर है, आपके लिए कुछ कर सकता है, पर यहाँ आपका चरण वंदन इसलिए चल रहा है क्योंकि ज्यादातर पत्रकार जो हैं, रवि जी आप भी जानते होंगे, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने आपके साथ भी काम किया, मेरे साथ भी काम किया, एक लंबे समय तक काम करने के बाद वो किसी न किसी फिल्म स्टार के दफ्तर में दिखाई देते हैं, वो किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में नौकरी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने जितने दिन नौकरी की जर्नलिस्ट की, उन प्रोड्यूसर साहब से या उन फिल्म स्टार से अपने संबंध बनाए और उसके बाद कहा कि मुझे आप काम दे दीजिए। तो ये जो दलाली चल रही है ये बताती है कि सच लिखने की तो बिल्कुल भी ताकत है नहीं। अच्छा, अगर फिल्म इंडस्ट्री में जर्नलिस्ट बनकर आते हैं तो ज्यादातर का हाल ये है कि उन्हें काम कुछ और करना था, ये एक रास्ता बना लिया, और जब रास्ता बनाया तो जाहिर है, जब रास्ता बनाया तो उनको मालूम है हम तो यहाँ काम मांगने जाने वाले हैं 2 साल 5 साल बाद, तो हम इनके बारे में कैसे लिखें, जनता को भी ये बेवकूफ बनाते हैं। और अब जो एक अंग्रेजी अखबार आप जिक्र कर रहे हैं जो इस बात को लिख रहा है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, ये आप सोचिए कि सबसे बड़ा छलावा तो इन सो कॉल्ड दर्शकों के साथ है जो वास्तव में थोड़ा बहुत इच्छा रखते हैं कि हाँ कुछ अच्छा सिनेमा दिखे, इन्हें चले जाते हैं। तो सोचिए आपके नाम पर भी छलावा है, यानी एक तरफ वो कुछ तो रियल फैंस होंगे, भले गिनती में कम होंगे, लेकिन ये उनके साथ भी छलावा है। और ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर लेना कि हमारे ये फैन है, ये फैन इंडस्ट्री है, आप सोचिए कि ये किस हद तक फेक हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं, इनके पास कुछ नया नहीं है कहने के लिए। एक जमाना था जब अलग अलग शहरों में फैन क्लब्स चला करते थे, अमिताभ बच्चन साहब का एक कोलकाता में बहुत बड़ा फैन क्लब होता था, और मैं इस बात को देखता भी आ रहा हूं कि उनके बर्थडे के मौके पर वो लोग आया करते थे, लेकिन वो सब गुजरे जमाने की बात हो गई। आज की तारीख में क्या आपको लगता है वरुण धवन हो, अर्जुन कपूर हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, क्या इनके कोई फैन बचे हैं? क्या इनके फैन क्लब्स हैं? इनकी स्थिति यह है कि इनको कोई आता नहीं, इसलिए पैपराजी को बुलाना पड़ता है पैसे देकर, कोई तो आ जाओ हमको देखने के लिए। तो स्थिति यहाँ पर बहुत खराब बन चुकी है। दूसरी बात, ये जो एंडोर्समेंट का नया बिजनेस शुरू हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, वहां भी इनको अपनी नाक बचानी पड़ती है। सब जानते हैं कि जितने भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं इन सो कॉल्ड स्टार्स के, 60 to 70% मामला जो होता है वो बॉट्स का होता है। यानी अगर दिखाते हैं कि 1 मिलियन हमारे फॉलोअर हैं, तो आप मानकर चलिए 7 से 8 लाख तो बॉट्स होते हैं जो खरीदे गए होते हैं, 1-2 लाख ही रियल होते हैं। वो पता इससे चलता है कि जब ये कोई पोस्ट डालते हैं, फॉलो कर रहे हैं 1 मिलियन,
आ रहा है उनको 2000 लोगों का लाइक, क्योंकि असल में कोई एक्टिव ही नहीं है, ये तो सब दिखाने के नंबर है, बड़े बड़े प्रोडक्ट से इनको एक तरह से एंडोर्समेंट लेना है। तो ये भी जो स्थिति आप बता रहे हैं कि फैन इंडस्ट्री शुरू हुई है और इस तरह से अखबार उसके बारे में लिख रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा तमाचा है उन सभी के गालों पर जो सोचते हैं कि अरे बॉलीवुड जो है अपने दर्शकों की वजह से चल रहा है। यानी आप फिर देखिए कि वो आंकड़े कितने झूठे हैं जो हमें बताते हैं कि कलेक्शन इतना हुआ है। किसी ने कभी इनकम टैक्स जाके चेक नहीं किया कि कितने 100 करोड़ कमाए। जो ये बोल देते हैं वो हम मान लेते हैं या वो प्रसारित कर दिया जाता है, दर्शकों को लगता है शायद वही आंकड़ा सही होगा। लेकिन आप सोचिए कि ये कभी खुद से भी सच नहीं बोलते, ये खुद से भी झूठ बोलते हैं, खुद को धोखे में रखते हैं, दुनिया को धोखे में रखते हैं। और ऐसे में जो धोखे के आधार पर जो एक अपना बिजनेस ये साम्राज्य खड़ा करते हैं, उसमें फिर सच की गुंजाइश कहाँ होगी। तो ये बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा सच है जो हम यहाँ पर दर्शकों के सामने रख रहे हैं और बहुत सारे दर्शकों की आंखें खुल भी रही होंगी। लेकिन एक सवाल है कि क्या इसके बल पर बहुत लंबी रेस खेली जा सकती है? मुझे लगता है कि इसका जवाब हमारे सामने ही है, मतलब हम भविष्य में जाने की जरूरत ही नहीं है। जिन फिल्मों के ट्रेलर टीजर में बुला के ये सारा तमाशा करते हैं, सीटी बजवाने का, तालियां बजवाने का, वही फिल्में जब रिलीज होती है तो पहले दिन शो कैंसिल होते हैं उनके। तो मतलब दूर या भविष्य में जाने की जरूरत ही नहीं, रोज हमें दिख रहा है कि क्या हाल हो रहा है इस समय। और अब जब ये फैंस की खबर आई है तो भले ही आप जो दूसरी बात मैं कह रहा हूं उसको इससे जोड़े या नहीं जोड़े, लेकिन आप देखिए कि ये जरूरत क्यों आ पड़ी। अक्षय कुमार की फिल्म जो है परसों 12 तारीख को रिलीज होने वाली है जी, सरफिरा। अक्षय कुमार जो है फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। जी, जी। वो क्या कर रहे हैं, 12 शहर चुने हैं प्रोड्यूसरों ने जहां पे इस फिल्म का शो रिलीज से पहले हो रहा है और वह फैंस को बुला के दिखाया जा रहा है। दिल्ली में हो चुका है, पुणे में हो चुका है, तो 7 शहर इन्होंने चुने हैं। तो मेरी जानकारी में दिल्ली और पुणे में हो चुका है। बाकी जो शहर है अहमदाबाद है, मुंबई है, इंदौर है, लुधियाना है, जयपुर है, यहाँ शायद अभी बाकी है या हो सकता है मतलब मेरी जानकारी में ना हो भी गए, लेकिन दिल्ली और पुणे का मुझे पता है, या फिर कल परसों में और हो जाएंगे शुरू। भाई आपको ये पहले से कैसे पता लगा कि इसी शहर में मेरा ये आदमी फैन है और उस फैन को बुला के मैं फिल्म दिखा रहा हूं। अक्षय कुमार दिल्ली गए थे, मतलब देखिए फिर फैन वो कैसा है जिसको आप बुला के फिल्म दिखाते हैं। फैन एक वो चीज कैसा में है जिसे आप बुलाते हैं। हाँ जी बताइए। एक चीज मैं आपको बस ये एक लाइन के लिए रोकूंगा। हमारे साथी हैं शांति स्वरूप त्रिपाठी जी, सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं बॉलीवुड के, हिंदी के। राजकुमार संतोषी से उन्होंने 2013 में एक इंटरव्यू लिया था, 2013 में, सोचिए 11 साल हो रहे हैं। और उस वक्त संतोषी जी ने उनको जो है अपने इंटरव्यू में कहा था कि त्रिपाठी जी वो समय आने वाला है जब ये कलाकार डायरेक्टर जो है घर घर जाकर लोगों को मुफ्त टिकट बांटेंगे और उनके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि भैया हमारी फिल्म देख लो। ये संतोषी जी के इंटरव्यू में है, उनसे कहा था, ये बात आज सच हो रही। अभी तो आप शहर शहर जा रहे हैं कि भैया हमारी फिल्म देख लो, लिख देना, अच्छा लिखना, वीडियो डालना। हो सकता है कि अगले 10 साल में नेताओं की तरह घर घर आए कि भैया ये टिकट पकड़ो, बाजू में फिल्म लगी है आपके, देख आना। तो ये तो हो ही रहा है, कम ज्यादा करके ये चीजें हो ही रही है कि आप कलाकार हैं, कैसे कलाकार हैं, मतलब गिड़गिड़ाने की स्थिति में पहुंच गए हैं। जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपने जो पॉलिटिशियंस से तुलना कर दी, देखिए सब जानते हैं कि पॉलिटिशियंस किसी भी पार्टी के हों, सभी का एक मामला यह है कि भ्रष्टाचार से ताल्लुकात रहते ही हैं किसी भी पार्टी के। यानी हम एक ईमानदार पॉलिटिशियन की जो कल्पना है वो भारत में नहीं कर पाते हैं। हम और कम ईमानदार को चुनते हैं। हाँ, तो हम कम ईमानदार और कम बेईमान, सॉरी कम बेईमान, कम बेईमान और ज्यादा बेईमान में ही होता है वही फर्क। जी, वही वही पूरा मामला। लेकिन यहाँ पर अभी हम फिल्म स्टार की अगर बात करते हैं, फिल्म स्टार अपनी कला लेकर लोगों के बीच में जाता है, बात लेकर लोगों के बीच में जाता है, उससे एक मौलिकता की हम उम्मीद करते हैं, हम उससे एक मनोरंजन की उम्मीद करते हैं जो हमारे मन को खुश करे, प्रसन्न करे, अपनी ऐसी लिखावट हो उसकी, ऐसी उसकी अदायगी हो, ऐसे संवाद हो, ऐसा प्रेजेंटेशन हो
और आप सोचिए, आप जब वो सब कुछ करने में असमर्थ रहते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि मेरे फैन हैं। तो आप सोचिए कि फैन ऐसा शब्द है जहां पर आप इस बात का दावा करते हैं कि फैन का मतलब क्या होता है कि मेरी हर फिल्म देखेगा, मेरी हर बात को पसंद करेगा। अगर आपको उनके भी पास जाकर टिकट देकर शो बनाकर उनको बुलाना, इनवाइट करना पड़े, तो आप अपने आप को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। ये कौन सा फैन है जो आपके इनविटेशन का इंतजार करता है, और क्या आप उसे फैन की कैटेगरी में रख रहे हैं? मतलब आपके फैन वो नहीं है जो आपकी फिल्म का टिकट खरीद के देखते हैं, आपके फैन वो हैं जिन्हें आप खुद बुलाकर हाथ में टिकट देकर फिल्म दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये साफ हो गया कि आप अपना जो स्टारडम वाला धरातल है वो खो चुके हैं, फैंडम आपका नहीं है, और आप ये अब खुद को धोखे में रख रहे हैं, या शायद प्रेस को धोखा देना चाहते हैं, या सबसे बड़ा धोखा तो आप स्वयं को दे रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसी का एक एक्सटेंशन आप मान लीजिए, ये जो कॉर्पोरेट बुकिंग्स की बात होती है वो क्या है? आप उसको जी, फैन से अलग करके देख लीजिए। जिस कॉर्पोरेट जी, बुकिंग की बात होती है कि पिछले 2 ढाई साल 3 साल में वो चीज़ भी बहुत तेज़ी से सामने आई है कि जो फ़िल्म प्रोड्यूसर होते हैं या जो एक्टर होते हैं, वो सिनेमा हॉल में मैक्सिमम सीट से अपने हिसाब से जो भी चाहिए उसको बुक कर लेते हैं। या जी, फिर वो जिन कंपनियों के लिए एंडोर्स कर रहे होते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप हमारी मतलब इस फ़िल्म की टिकट्स को बुक कीजिए, सीट्स को बुक कीजिए, अपने लोगों को भेजिए, फ़िल्म देखने के लिए भेजिए, उनको छुट्टी दीजिए, चाहे छुट्टी के दिन उनको टिकट दीजिए। ये क्या चल रहा है? दर्शक नहीं देखने आ रहे हैं आपको। फैन्स का अकाल पड़ रहा है और धीरे-धीरे जैसे इनकी पोल खुलते जा रही है और ये खुद ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि इनकी पोल खुलती जाए। ये बात वही कि जो रियल प्रॉब्लम है उसको देखना या जिस तरफ काम करना ये वो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है हर रोज़ एक नई बात जो है वो सामने निकल कर आती जा रही है। तो इन्होंने अपने लिए संकट पैदा कर लिया है और इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा कि सभी लोग ऐसे नहीं है। कई लोग जो हैं वो मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पिछले दिनों का याद आ रहा है इनकी कबीर खान, इनकी फ़िल्म जो है चंदू चैंपियन जो रिलीज़ हुई कार्तिक आर्यन थे, तो इन्होंने ग्वालियर में जाके कार्तिक का जो गृह नगर है वहाँ जाके जो है इस जी, फ़िल्म का ट्रेलर लॉन्च किया था और वहाँ पर जो है कबीर खान ने ये बात कही थी कि भाई अगर यही इवेंट अगर हमने मुंबई में किया होता, तो आधे से लोग जो होते उसको वो किराए पे बुलाए गए होते या वो किराए की टी-शर्ट और मतलब जो भी मील है वो दे के बुलाना पड़ता। मतलब ये बात वो जान रहे हैं कि उनको पता है कि इंडस्ट्री में ये हो रहा है और शायद इसलिए वो यहाँ से शिफ्ट हुए कि चलो हम जाएँगे और कार्तिक आर्यन का अपना शहर है, तो वहाँ कम से कम जो लोग आएँगे, वो कम से कम सच्चे तो होंगे। भले ही वो अपने शहर के लड़के के लिए आएँगे, वहाँ भी पीआर होगा, वहाँ भी सब होगा, वहाँ भी खबर छपेगी। लेकिन एक होता है ना लगाव जिसको बोलते हैं, जिसको कि आर्टिस्ट सचमुच जो सही कलाकार होता है, वो लोगों से महसूस करना चाहता आमने-सामने आके। तो मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि वो वहाँ गए होंगे अपनी पूरी फ़िल्म की कास्ट और क्रू को लेके कि चलिए वहाँ ट्रेलर लॉन्च करते हैं। तो ये है और अब यही है कि जैसे प्रॉब्लम मुझे लगता है यहाँ पे भी ना वो बड़े सितारों की है, जो अपने ईगो का मसाज चाहते हैं। प्रोड्यूसर जी, के इसमें ये भी एक स्थिति है कि अगर प्रोड्यूसर के पास इसका बजट नहीं है मान लीजिए, ये भी करते हैं कि भाई प्रोड्यूसर ने कहा भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है कि अब एक नया प्लेसमेंट एजेंसी और इसको लें और उसको भी पैसा दें। तो फिर क्या होता है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मुंबई में हो या दूसरे शहरों में, ये स्कूल और कॉलेजों में कराए जाते हैं। हाँ, कि हाँ, चलो हाँ, अच्छा फलाने कॉलेज में चलते हैं, फलानी यूनिवर्सिटी में चलते हैं, वहाँ हाँ, पे हमको हाँ, बहुत सारी गैदरिंग मिल जाएगी, स्टूडेंट मिल जाएँगे। मतलब सिर्फ भीड़ दिखाएँ, तो चलो वो तो फ्री में मिल जाएगी। लेकिन बात वही है कि हमारे आस-पास भीड़ दिखना चाहिए, हमारे प्रोग्राम में भीड़ दिखना चाहिए। लेकिन वो भीड़ फिर वो एक बहुत जेन्युइन सवाल खड़ा होता है कि वो जो ट्रेलर, टीज़र, इवेंट्स में दिखी वो भीड़, वो थिएटर में क्यों नहीं आई? तो यस, इससे यस। साफ है कि आप अपने प्रोडक्ट पर, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सीधी-सी बात है। और उसका नतीजा जो ये दिख रहा है कि फ़िल्में नहीं चल रही हैं, फ़िल्में कमज़ोर पड़ रही हैं, लेकिन आप उसको मानने के लिए राज़ी नहीं हैं कि हमको इंट्रोस्पेक्ट करना है, हमको रियल में कुछ जो है सचमुच प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना है, उसको रेक्टिफ़ाई करना है कि चलिए हम बेसिक से शुरू करते हैं। नहीं, हम तो हवा में उड़ रहे हैं बस। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि जो लोग खुद को धोखे में रख रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं,
जो खुद से ईमानदार नहीं हैं, जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं हैं, जिन्हें दर्शकों के बीच बनाई गई अपनी छवि की समझ नहीं है। जैसे अक्षय कुमार आते हैं, दुनिया भर में लोगों के सामने कहते हैं मैं जो है फिटनेस फ्रीक हूँ, और फिर वो गुटखे का ऐड कर देते हैं, फिर वो माफी मांग लेते हैं। देखिए ये सारी चीजें जो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हैं कि जो बॉलीवुड के लोग हैं वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और उनको ये बात समझ में आ चुकी है कि कला से उनका दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। कला से अगर दूर दूर का लेना देना होता तो टाइगर श्रॉफ अभिनेता नहीं कहलाते, सलमान खान अभिनेता नहीं कहलाते, सनी देओल अभिनेता नहीं कहलाते, और सनी देओल ने तो खैर अभिनेता के बाद राजनेता बन के भी जनता को धोखा दिया। तो एक धोखा देना इनकी अब फितरत में हो चुका है, क्योंकि इनका काम है हम एक रियल लाइफ में इमेज बनाएं, उसके बल पर जनता को बेवकूफ बनाएं, उनकी जेब से पैसा निकालें और खुद अपना फिर बत्तीसी दिखा दें कि जी हमको तो इसी तरह से रहना है। वरना आप सोचिए कि इतने समय से जो जनता विरोध कर रही है, जो जनता कंटेंट मांग रही है, और लगातार रीमेक पे रीमेक आ रहे हैं, अब तो रीमेक्स भी फ्लॉप होने लगे हैं। यानी रीमेक अभी तक माना जाता था कि रीमेक इनको बचा लेते थे, अब तो कितने सारे रीमेक हैं। सेल्फी रीमेक ही थी जो फ्लॉप हो गई, सरफिरा भी रीमेक है जिसको लेकर कोई खास उम्मीद नहीं है। तो तमाम चीजें हैं इस समय, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि कहते हैं ना कि आप अपने धंधे से तो बेईमानी नहीं करते हैं। दर्शक आपके माई बाप हैं, जनता जनार्दन है, आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आप देश को धोखा दे रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी झूठी कमाई बता रहे हैं, आप बेईमानी कर रहे हैं, और फिर आप उम्मीद करते हैं कि कोई आपको अपना हीरो भी मान ले। हीरो कौन होता है? नायक होता है। नायक कौन होता है? जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आप मिसाल देते हैं। लेकिन आप इसको कहते हैं ना, एक एक करके एक्सपोज होते जा रहे हैं, आपकी हर बुराई लोगों के सामने आती जा रही है, आपका हर दिखावा लोगों के सामने आता जा रहा है, और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि लोग आपका चरण वंदन करें। देखिए साउथ में आज भी फैन क्लब्स हैं, और साउथ के जो फैन क्लब्स हैं वो पायरेसी तक रोकते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा फलां सुपरस्टार है, हमारा चहेता है, और आप उसकी फिल्म की पायरेसी नहीं कर सकते। लेकिन ये काम यहाँ नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उतना डेडिकेटेड है ही नहीं कोई, उतना समर्पित है ही नहीं कोई, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पर खेल चल रहा है। आज का दर्शक भी बहुत हद तक समझदार हो चुका है। आज आप देखिए दर्शकों में वो जो दीवानगी हुआ करती थी एक वक्त में, आज वो नहीं दिखाई देती। मैं आपको करीब 15 साल पीछे लेकर चलता हूं, जब सोशल मीडिया नया नया आया था। 15 नहीं, करीब 12 साल पहले आप मानकर चलिए, ट्विटर नया नया आया था। 2010-11 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, 10 और 11-12 के आसपास की। उस जमाने में ट्विटर पर फैन क्लब्स एक्टिव हुए थे, जो फैन वॉर्स भी होती थी। खासकर सलमान और शाहरुख के फैन क्लब्स काफी एक्टिव होते थे। अब उस वक्त इतनी जानकारी नहीं है कि वो किस हद तक बनाए गए थे और किस हद तक नकली थे या असली थे, लेकिन उस वक्त एक हद तक चीजें दिखा करती थी। वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। तो सोशल मीडिया को भी इन्होंने इस हद तक कहते हैं ना कि इस हद तक बनाना शुरू किया, इस हद तक कैप्चर कर लिया कि वहां पर अगर थोड़ा बहुत कुछ सच था तो वो भी खत्म हो गया। अब मामला टोटल पूरी तरीके से खोखलेपन में चल रहा है। और आज जो आप यहाँ हमारे शो में बात कह रहे हैं कि ये फैन की इंडस्ट्री बन गई है, जिसके बारे में एक अंग्रेजी अखबार बाकायदा आर्टिकल करता है, यानी नाउ इट्स एवरीथिंग इज ऑफिशियल। ये सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है, यानी एक बाकायदा तयशुदा तरीके से सब चलाया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत हैरान करता है। और आप ये सोचिए कि ये सारी बातें हम 140 करोड़ के उस देश में कर रहे हैं जिसके बारे में लोग दावा करते थे कि बॉलीवुड हमारे देश की पहचान है, कहीं भी चले जाओ लोग इंडिया के बाद बॉलीवुड ही नाम लेते हैं। आज वहां पर फैन इंडस्ट्री बनी है, आज वहां पर फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, आज वहां पर लोग बॉलीवुड से दूर भाग रहे हैं, आज पर वहां के लोग जो विदेश का सिनेमा देख रहे हैं, दूसरी जगहों का सिनेमा देख रहे हैं, पूरी तरह से नकारे जा चुके हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री के लोग बाहर पैसा इन्वेस्ट करें, उनको मालूम है चरमरा कर गिरने वाली है। तो ये बहुत खराब स्थिति है मनोरंजन जगत के लिए, और ये तब भी बाज नहीं आए हैं, फिर भी नेपोकिट्स को बार बार रीलॉन्च कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पूरा मामला है वो ये है कि इन्होंने जनता को फॉर ग्रांटेड जैसे हमेशा से लिया था, आज भी ले रहे हैं, और ये इस हद तक इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं कि इन्होंने अब खुद को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। मैं तो ये सोच रहा था कि ये खबर जब उन लोगों तक पहुंचेगी जो रियल फैन होंगे, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। उनको क्या लगेगा कि यार जिस सितारे को हम मतलब बहुत मानते थे और हमें लगता था कि नहीं, हम नहीं, पूरी दुनिया, पूरा जमाना उसका फैन है, उसके वीडियो आते हैं, हम उसको अपने दोस्तों को दिखाते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर करते हैं कि देखो ये हमारा हीरो है।
जी। भले ही फिल्म देखे कोई ना देखे, वो अपने साथ में लोगों को, ऐसे लोग हैं जो अपने साथ में जो है 8-8 10-10 दोस्तों को अपने ग्रुप को ले जाते हैं कि भाई मेरे हीरो की फिल्म आई है तुम देखने चलो। छोटे शहरों में देखने मिलता है ये अभी भी। हाँ। उन पे क्या ये बीतेगी, मतलब कि जब वो ये देखेंगे, उनको जब ये पता चलता है कि ये सब तो खरीदा हुआ माल है, ये हमको हाँ। धोखा दिया जा रहा है, तो उनको क्या लगेगा? मतलब ये अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, तो मैं उससे ज़रूर जानना चाहूँगा, या हमारे कोई दर्शक अगर सुनने देखने वाले हैं, वो भी अगर किसी के फैन हो, तो उनको क्या महसूस होता है कि अगर उनका फैन इस तरह का काम कर रहा है तो? ये वाक़ई मतलब बहुत ही खराब स्थिति है, और मुझे बार-बार लगता है कि दरअसल इन्होंने सिनेमा को जो है इंडस्ट्री कहते-कहते जो पैसा छापने की मशीन में बदल लिया है। इन्हें लगने लग मतलब ये जो कहते हैं ना कि मतलब आज अगर हम जैसे फ़िल्मों की आलोचना करते हैं, इंडस्ट्री की आलोचना करते हैं, कई लोग तर्क देते हैं, "अरे! आप क्यों ऐसा करते हैं? सिर्फ़ सितारे थोड़ी हैं इसमें इस इंडस्ट्री में, या डायरेक्टर थोड़ी हैं, प्रोड्यूसर नहीं है, बहुत सारे टेक्नीशियन होते हैं, बहुत सारा लेबर क्लास होता है।" बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फाइनली वो सब एक प्रोडक्ट को बनाने में जुड़े हुए हैं। तो कल को क्या यही जो चीयर लीडर्स जो सो कॉल्ड बने हुए हैं, ये भी इस इंडस्ट्री में खड़े हो जाएँगे और इनको भी गिना जाएगा कि नहीं भाई इनकी भी रोजी-रोटी का सवाल है। ट्रेलर लॉन्च होगा, पिक्चर बनेगी, टीज़र लॉन्च होगा, तो ये भी वहाँ सीटी बजाने, ताली बजाने जाएँगे। इनके भी रोज़गार का ख़्याल किया जाए। टोटैलिटी देखिए क्या प्रॉब्लम हुई है, ये जो सो कॉल्ड सितारों ने समझ लिया है ना कि हम ही माई-बाप हैं सबके, हम ही चलाते हैं, हमसे ही चल रहा है, हमसे ही इंडस्ट्री चल रही है, हमसे ही सिनेमा बन रहा है। सिनेमा की किताब की शुरुआती लाइनें होती कि सिनेमा एक टीम वर्क है। उस टीम वर्क में वो जो सबसे ऊपर खड़ा है जिसको आप सितारा कह रहे हैं, हालाँकि उससे भी ऊपर डायरेक्टर है, ऐसा नहीं है। तो वो वहाँ से लेके वो जो स्पॉट बॉय तक है ना, वो पूरी एक टीम है। लेकिन जी। नहीं, ये उसको टीम नहीं समझते हैं। ये अपनी टीम अलग लेके आते हैं। वहाँ पे सेट पे आते हैं शूटिंग करने। मेरा हेयर ड्रेसर, मेरा कुक, मेरा ड्राइवर, मेरी सिक्योरिटी, सब कुछ फ़िल्म के सेट पे होने के बाद भी, ये अपनी टीम लेके चलते हैं और उसपे करोड़ों रुपया जो है वो प्रोड्यूसर का लगवा देते हैं। जिसके बजट के बाहर हो जाता है, तो वो दूसरों का पैसा काटना शुरू करता है। वो राइटर को नहीं देता है, वो टेक्नीशियन को नहीं देता है, वो एडिटर से कहता है भाई यार तू पिक्चर जो है ना आधे बजट में ही जो तेरा बजट है उससे आधे में ही करके दे, नहीं तो मैं दूसरे को देखता मतलब ये सारी स्थितियाँ इन लोगों ने कर दी है। तो ये हाँ। सिर्फ जिसको हम कहने लगे थे कि ये इंडस्ट्री स्टार ड्रिवन हो गई है, तो कई बार लोगों को बड़ा गर्व भी महसूस होता था कि अरे बढ़िया स्टार है हमारे यहाँ पे, हॉलीवुड में होते हाँ। हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए? ये उन्हीं स्टार्स ने जो है इंडस्ट्री को आज इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि ये मोहताज हो गई है एक-एक फ़िल्म चलाने के लिए। गिड़गिड़ा रहे हैं कि यार किसी भी तरीके से एक फ़िल्म हमारी हिट हो जाए और ये इसलिए नहीं चाह रहे हैं हमारी फ़िल्म हिट हो जाए कि मतलब इससे बॉलीवुड का या इंडस्ट्री का लोगों का भला होगा। ये इसलिए चाह रहे हैं कि हमारे ये सो कॉल्ड स्टारडम बना रहेगा, एक पिक्चर चलेगी तो फिर हम 10 को पकड़ लेंगे, कि भाई हमारे नाम पे चलती है, फिर 9 फ्लॉप देंगे, फिर एक 10वीं किसी तरह से चलवाएँगे, चाहे झूठे आंकड़े देके, चाहे रोग आके, चाहे ये सो कॉल्ड फैन्स को फ़िल्म दिखा के, कुछ भी मैनिपुलेशन करके। हाँ। मतलब हाँ। हाँ। इनका इंडस्ट्री से कोई लगाव नहीं है, कोई डेडिकेशन नहीं है। जो पिछले दिनों आपने कहा था वो मैं उस लगातार उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा हूँ और मैंने देखा भी। आप जो दर्शक हमारे देखने वाले हैं वो भी जाके देखें गूगल पे एक बार सर्च करके कि बॉलीवुड की कितनी सेलिब्रिटियों ने पिछले साल भर में क्या-क्या प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। आपको लंबी लिस्ट निकलेगी और आप हैरान होंगे कि जब फ़िल्म इंडस्ट्री बैठ रही है, जब फ़िल्में नहीं चल रही हैं, तब ये सितारे जो हैं बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं कई-कई करोड़ रुपए की और 1-1 2-2 नहीं, बड़े नंबर्स में। घर, बंगला, ऑफ़िस सब। तो ये क्यों हो रहा है भाई? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। प्रोड्यूसरों को, इनकी एसोसिएशंस को अब बहुत सीरियसली अगर इस इंडस्ट्री को बचाना है ना, तो अपने हाथ में लगाम लेना पड़ेगी और इनको कहना पड़ेगा कि हमारे हिसाब से चलो, नहीं तो आप अपना रास्ता नाप लो। और इनको कंटेंट पे अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर्स, अच्छे म्यूजिशियंस, लिरिसिस्ट, कैमरामैन, एडिटर ये जो टीम होती है, इस पर फोकस करके वाक़ई चलना पड़ेगा। वरना स्टार्स ने तो डुबा दिया ये आप मान के चलिए। देखिए, अब यहाँ पर एक बहुत गहरी बात हमें ये समझने की ज़रूरत है। आज जब हम ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है, फ़िल्में पिट रही हैं, नकली फ़ैन बुलाए जा रहे हैं, इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सच खड़ा हुआ है। और वो बहुत बड़ा सच ये खड़ा हुआ है कि आज भी हमारे देश में बहुत अच्छे कहानीकार हैं,
आज भी हमारे देश में बहुत अच्छा टैलेंट है, आज भी हमारे देश में बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन वो इस बॉलीवुड के घेरे के अंदर नहीं है, उन्हें जगह नहीं मिलती। यानी कोई है जो इंडस्ट्री के बाहर है, वो आपकी इंडस्ट्री को डूबने से बचा सकता है, लेकिन आप उसको अंदर आने का मौका नहीं देना चाहते क्योंकि आप खुद इनसिक्योर हैं। इस हद तक इनसिक्योर हैं कि आप उस जहाज को डूबने देते हैं, लेकिन बाहर से कोई आकर कहता है, "अभी मैं संभाल सकता हूं, मुझे मौका दो", आप उसे मौका नहीं देंगे क्योंकि आप यहां पर भी नेपोटिज्म के मारे हैं और नेपोटिज्म से ज्यादा आप बहुत ज्यादा असुरक्षित हैं। वरना आप मुझे बताइए कि हमारे देश में जो सो कॉल्ड बड़े स्टार्स हैं, उनमें से कितनों ने नए फिल्म मेकर या नए कहानीकार को मौका दिया? कितने लोगों ने आकर कहा कि नहीं, आज मैं एक बहुत बड़ा स्टार और नाम बन चुका हूं, आज मैं कुछ 5 नए लोगों को मौका देना चाहता हूं। लाइए, कौन बिल्कुल जमीन से जुड़े लोग हैं जो नई कहानियां लेकर आएंगे? कौन है जो हमारे लिए फिल्म बनाएंगे? कौन है जो ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे? किसने कहा? सबने खुद को पैसे बनाने की, पैसे छापने की मशीन बना दिया, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सबने पैसे छापने की मशीन बनाई है। किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ, आज मैं जिस मुकाम पर हूं, आइए चलिए हम 5 नए लोग खड़े करते हैं, इस इंडस्ट्री ने हमको बहुत कुछ दिया है, आइए आज हम कुछ ऐसा फैसला करें जिससे ये इंडस्ट्री और अगले 500 सालों तक बढ़ती रहे। आज हम इस स्थिति में नहीं, वो किसी भी स्थिति में पहुंचे, अगर वो 100 करोड़ कमाने लगे तो उन्होंने कहा हमें 200 कमाने हैं, 200 कमाने लगे तो 300 कमाने हैं। किसी ने भी इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचा और आज ये जो परिणाम है, आज जो स्थिति बनी है, वो इसीलिए बनी है क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान कभी भी इंडस्ट्री के बारे में सोचा नहीं गया, कभी भी नए लोगों को मौका नहीं दिया गया, कभी भी कला जिसकी ये रोजी रोटी खाते हैं उसको नमन किया ही नहीं गया। कला को नमन करने का मतलब होता है जब आप कला की सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं? जब आप नए प्रतिभाओं को मौका देते हैं, नए प्रतिभाओं को अपनी कला निखारने का मौका देते हैं, अपनी इंडस्ट्री में रंग बिरंगे फूल लेकर आते हैं। वो रंग बिरंगे फूल आपने लगाए नहीं बगिया में, तो वो जो अंदर है वो सब सड़ गई है क्योंकि रिपीट हो रही है। मनोरंजन एक ऐसी विधा का नाम है, सिनेमा, जिसमें हम कहते हैं हमें इनोवेशन चाहिए, हमें नयापन चाहिए। आपने नया पानी, नया पौध, नई कलियां, नए फूल आने ही नहीं दिया, आपने उस पूरी बगिया को सड़ा दिया और आपने कहा हम बार बार बस यही करेंगे क्योंकि हमारे हाथ में मसाला मिल गया है, कहीं कोई और बाहर से ना आ जाए जो फिर हम इतने इनसिक्योर हैं कि हम किसी और को बाहर से आते हुए नहीं देख सकते। अगर हमें किसी को नया लॉन्च भी करना पड़ेगा तो पहले हम अपनी रिश्तेदारी ढूंढेंगे, तब हम करेंगे। तो ये जो बेईमानी है, ये आज इस स्तर पे ले आई है कि आज आपको अपने फैन भी खरीदने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे खराब दौर है बॉलीवुड का और इससे खराब अब होना संभव नहीं है। जब आप अपने लिए अपने पैसे से अपनी फिल्म बनाएं और अपने पैसे से लाए गए फैन को खुद ही दिखाएं, उस वक्त ये समझ लेना चाहिए कि अब जाने का वक्त हो चुका है। अब ऐसी स्थिति है कि जिसको कहते हैं ना, अब इसके बाद और कोई बुरी गत इससे नहीं हो सकती। बिल्कुल, ये चीजें तो है, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई नए के लिए जो है आपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, या नए अगर आते भी हैं तो आपने दरवाजों के नाम पे वो इतने जटिल चीजें बना रखी है जो बड़े मेकर्स या अगर कोई किसी भी तरह से जुड़े हुए, तो इतना सारा वहां उलझाव है कि किसी के पास ठीक-ठीक सही जगह पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये सारी चीजें बाहर से आज भी लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग ये अपना प्रोग्राम करते हैं, तो कई लोग उसमें भी लिखते हैं, जो आपके यहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि हम बाहर से आए, इतने साल हो गए, राइटिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, और लोग बाकायदा चीजें लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि कहाँ सही जगह जाना है, किससे मिलना है। और समस्या ये भी है कि मिलने के लिए भी लोग उपलब्ध नहीं है। आप किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस में चले जाइए, उसके ऑफिस में चले जाइए, आपको कोई प्रॉपर चैनल मिलेगा ही नहीं। जो भी व्यक्ति वहां पहुंचेगा उसको बताया जाएगा कि नहीं भाई, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारा अपना डिपार्टमेंट है या हमारे अपने तरीके हैं, या वो अपने बॉस का बता देंगे कि भाई वो अपने हिसाब से चीजें कर दें। तो कई बार ऐसी चीजें आई भी है कि नहीं किसी हाउस में उसका अपना राइटिंग डिपार्टमेंट है, उसका अपना जो है वो टैलेंट का डिपार्टमेंट है, कुछ नहीं। जब आप रियल ग्राउंड पे जाकर देखते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है। और मैं तो जो कंपनी से इन हाउस, मतलब जैसे मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, लोगों को रखा जाता है और जिन्होंने खुद कभी कुछ लिखा पढ़ा नहीं है वो लोग वहां बैठते हैं और उसके बाद कुछ दिनों तक वो अपना 1-2 साल नौकरी चलाते हैं। जब उनसे कुछ नहीं होता है तो उनको हटा दिया जाता है, तो घूम फिर के उन्हीं के जैसा दूसरे दफ्तर वाला इधर आ जाता है। तो यहाँ भी एक वो कुर्सियों वाला खेल चलता रहता है। तो चीजें बदल नहीं रही, हालांकि कुछ साल मतलब, और जब अगर ये चीजें बड़े लेवल पे जाती, मान लो जैसे हम कहें कि हम कह रहे हैं कि कई प्रोड्यूसर एक साथ आ जाएं और फिर
वो लोग मिलकर डिसाइड करें। तो ये एक अजीब सी चीज होती है, जैसे मैं आपने भी देखा होगा, आपको याद होगा, एक रेडियो स्टेशन था बड़ा, जी उसने, और उस दौर में ऐसा और भी हुआ, टीवी के भी प्रोडक्शन हाउसेस टैलेंट हंट करेंगे, जी टैलेंट जी हंट, टैलेंट जी हंट से स्क्रिप्ट चुनी जाएगी, टैलेंट हंट से जो है वो बहुत सारे स्टोरी लैब होंगे, इक्का दुक्का कहीं कोई चीज निकल के आती है, उसका भी कुछ नहीं होता, वो गुम जाती। उसके बहाने से वो लोग जो होते हैं कहीं कहीं की स्पॉन्सरशिप अपनी जुटा लेते हैं, 10-20 लोग वहां इकट्ठे होते हैं, और फिर वहां पे जो भी साल 2 साल कुछ थोड़ा बहुत सीरियसली चलता है, और फिर वो सब फिर बंद हो जाता है। अब उसमें किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, कौन उसमें पैसा लगाता है, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी होती ही नहीं है उसमें। और टैलेंट ऐसे नहीं आता है भाई कि तुम, मतलब चाहे कहानी का या स्क्रिप्ट का, आप एक्टिंग में ला सकते हैं, आप म्यूजिक, हमने गानों में देखा है, शो आए हैं, ये तो परफॉर्मिंग आर्ट है, ये सामने दिख जाता है। भाई राइटिंग का मामला एकदम अलग है, कोई बहुत अच्छी चीज लिख के आया, समझने वाले को समझ में ही नहीं आई तो कोई क्या कर सकता है। तो ये तो बड़ा अजीब सा है, तो इसके लिए बहुत अलग तरीके से काम करने की जरूरत है। जैसे पहले क्या होता था ना, जी प्रोड्यूसर खुद सीधे फिल्म मेकिंग में शामिल होता था, और वो कहानी के चुनने से शुरू करता था। आप बिल्कुल याद कीजिए, बिल्कुल जो पुराना हाँ दौर था, हाँ हाँ 70s 80s तक, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते थे, हालांकि पहले जी कॉर्पोरेट्स तो थे ही नहीं, तो ऑलमोस्ट वो इंडिविजुअल ही थे। प्रोड्यूसर खुद ही सुनता था कि भई आप तो मुझे बताओ क्या कहानी है आपकी। उसके समझ हम्म। में आती थी, वो पढ़ता था, वो क्रिएटिविटी का भी ध्यान रखता था, वो मार्केट का भी ध्यान रखता था, और वो बीच के मेकिंग के प्रोसेस का भी ध्यान रखता था। जी तो वो जो बैठता था, वही सीधे सुनता था, और कई बार उसको 2 लाइन में कहानी समझ में आ जाती थी। इतिहास को खंगालेंगे तो ऐसे बहुत सारे किस्से मिलेंगे, कभी हम जी लेके बैठेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, कि जी प्रोड्यूसर ने 2 लाइन सुनी, हाँ ओके जी ठीक है चलो काम चालू करो। अभी हाँ तो हाँ इतने सारे प्रोसेस हैं, कहानी पहले आप आइडिया लाओ, आइडिया भेजो, फिर कहानी भेजो, फिर स्क्रिप्ट, फिर 10 लेवल पे वो चेक होगी, 10 लेवल पे 10 गधे बैठा रखे हैं, मैं यही बता रहा हूँ आपको, और ये फैक्ट है, कोई इससे इनकार नहीं हाँ, कर सकता। सामने बैठ जी के बात करेगा तो भी मैं उससे बात कर लूंगा। तो जी मतलब ये क्रिएटिविटी थोड़ी थी, छन्ने थोड़ी लगते हैं उसमें, वो जी तो क्लिक की बात है, समझ में आती है 1 सेकंड में, और जिसको आनी होती है उसी को आती है। वरना तो आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट से चला रहे हैं, तो बैलेंस शीट का नतीजा दिख रहा है, फिल्में बन नहीं रही है, और बैलेंस शीट भी जो है अब घाटे में जाने लगी है। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे कुछ दर्शक हैं जो सोशल मीडिया की भी बात जी, कर रहे हैं कि योर व्यूज अबाउट टू मच एक्सपोजर ऑफ स्टार्स इन सोशल मीडिया। वो तो हम कई बार कह चुके हैं कि सोशल बिल्कुल। मीडिया तो एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोबाइल फोन ने सबसे ज्यादा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का किया है। ये फ्री का इतना एंटरटेनमेंट देता है अनलिमिटेड आपके मनचाहे टाइम पर, कि आज सिनेमा इसने खत्म कर दिया है। और बाकी रही सही कसर इन लोगों ने कर दी है खराब कहानियां लाकर, और अब तो अपने फैन तक इन्हें खरीदने पड़ रहे हैं। तो आप सोचिए अब इससे खराब दिन और क्या आएंगे। बहुत ही और बहुत सारे लोग हैं जो हमारा शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बॉलीवुड को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों ये सब आपके लिए है, क्योंकि आपके बल पर ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलती है कि आप उनके दीवाने हैं। आपसे मतलब इस देश की जनता, तो उनका एक्सपोज करना हमारा फर्ज इसलिए भी बनता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है वो भी जनता के नाम पर, और जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, तो ये हमारा पहला फर्ज बनता है कि हम इस पर बात करें। आज आपने देखा सुना जाना कि कितने तयशुदा तरीके से अपने फैंस को ये खरीद के लाते हैं, आपके सामने बिठाते हैं और कहते हैं देखिए हमारी वाहवाही हो रही है। अलग अलग शहरों में जाते हैं और एक छद्म तस्वीर क्रिएट करते हैं, एक झूठी तस्वीर, एक झूठी खबर क्रिएट होती है। जैसा कि रवि जी ने कहा कि फेक न्यूज होती थी, अब ये फेक पूरा नंबर्स हैं। है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि अब इस झूठ का भांडा फूट चुका है, सबके सामने सारी चीजें आ चुकी हैं। ये भी पता है कि पेपराजी को पीआर ही बुलाता है कि आप वहां खड़े रहना, इनके फोटो खींचना। अब जो फैन आ रहे हैं वो भी पैसा देकर आ रहे हैं, फिल्में भी ये पैसा देकर दिखा रहे हैं। सारी चीजें इतनी ज्यादा मेडअप हो चुकी हैं कि अब इनके दुनिया में कुछ भी सच्चा नहीं रहा है। सब कुछ इतना खुलकर सामने आ चुका है कि अब तो दूर शहरों में बैठे दर्शक भी बॉलीवुड की असलियत जान चुके हैं, और उनको भी पता चल रहा है कि किस तरीके से उनके साथ ये बड़ा खेल होता है। बिल्कुल, ये अब खेल ही हो गया, मतलब भाई राज कपूर ने भले ही कहा अपने गाने में उसमें कि भाई ये दुनिया जो है मतलब 3 घंटे का सर्कस है, 3 घंटे का शो है,
जी। दुनिया भले ही हो, लेकिन बॉलीवुड के पास तो वो 3 घंटे भी नहीं बचे आपको एंटरटेन करने के लिए। कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं आपको 3 घंटे का एंटरटेनमेंट दूँगा, और उसके बाद मतलब वही चीज़ है कि आप एक्सेप्ट कीजिए, आप काम शुरू कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। उसको करने के बजाय आप चीज़ें कारपेट के नीचे डाल रहे हैं, उसको और स्थिति को खराब कर रहे हैं, उसपे और बरक चढ़ा रहे हैं, और बढ़िया चमकीली पन्नियाँ लगा रहे हैं, और ज़ोर-ज़ोर से शोर कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, और कह रहे हैं नहीं-नहीं सब ठीक है, टेंशन ही मत करो, मतलब बढ़िया चल रहा है। और मतलब जो है साउथ भी अगर आ रहा है तो कोई मतलब न, उसका तो भी तो उसकी जो ऑडियंस है वो थोड़े दिनों की है, वो भी खत्म हो जाएगा, आखिर तो हम ही हैं। जबकि खुद वहाँ काम मांगने जा रहे हैं, खुद वहाँ फिल्में करने, मतलब या तो वहाँ के डायरेक्टरों को बुला के फिल्में कर रहे हैं, या खुद वहाँ हाँ। काम मांग रहे हैं। तो ये कहीं देख नहीं रहे। इसकी सिर्फ वजह वही है, जैसा हमने कहा कि कुछ लोग जो हैं, इन्होंने अपनी मुट्ठी में जो है वो इंडस्ट्री कर ली है। जैसे हमारे देश में भी ये है कि एक बड़ी संपत्ति जो 90% जो संपत्ति कहते हैं कि आधे ही, हाँ, मतलब हाँ। कुछ गिने 10 लोगों परसेंट लोगों के पास शायद गिने-चुने, है, हाँ, एग्ज़ैक्टली, गिने हाँ। चुने लोगों के पास में, वही हाँ, स्थिति इन्होंने इंडस्ट्री की कर दी है। और हाँ। क्योंकि प्रॉपर ये एक चेन है ना, क्योंकि इंडस्ट्री के साथ में फिर आपका उसका प्रमोशन भी जुड़ा है, फिर आपको उसका थिएटर भी जुड़ा है, तो सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ भी इन्होंने कहीं न कहीं अपने तरीके से कब्जे कर लिए। दूसरी एक समस्या, फिर वहाँ थिएटर में जाते तो महँगे टिकट्स की हैं, तो हाँ, आम आदमी को तो काट ही दिया है, मतलब कि सिनेमा उसके लिए रहा ही नहीं। मल्टीप्लेक्स क्यों बने थे? क्योंकि मुझे याद है 80s 90s का वो दौर है कि बहुत सारे लोगों ने इसलिए फ़िल्म देखना बंद, अरे यार थिएटर साफ-सुथरे नहीं होते हैं, कुर्सियाँ टूटी होती हैं, गंदगी होती है, बदबू होती हुँ, है, टॉयलेट्स खराब हैं, हाइजीन की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों से चीज़ें धीरे-धीरे नीचे आने लगी थी 90s के आस-पास, जो कि लोगों ने जाना। तो फिर चलो ठीक है, मल्टीप्लेक्स आएँगे, बनने शुरू हुए। लेकिन वो मल्टीप्लेक्स ऐसे बने कि जो आम दर्शक था उसके लिए वहाँ जगह ही नहीं बची। तो वो अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास जो भी है, क्योंकि मिडिल क्लास भी ठीक से आज की तारीख में जो है मल्टीप्लेक्स के टिकट जो है वो क्या बोलते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाता है। अच्छी बड़ी फ़िल्म आती है, उसके टिकट महँगे हो जाते हैं। कल्कि की ही बात बताऊँ, कल्कि के टिकट महँगे थे आम आम टिकट से। तो मतलब ये सारी, जब आप बड़ी फ़िल्म लाते हैं तो टिकट महँगे कर देते हैं। तो आप फ़िल्म बना किसके लिए रहे हैं? फ़िल्म आप पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, सीधी-सी बात है। तो उसका ना सिनेमा से लेना-देना है, ना ऑडियंस से लेना-देना है। देखिए, जैसे ही ये आम आदमी से कटना शुरू हुए, चाहे फिर मल्टीप्लेक्स के रूप में हो, मल्टीप्लेक्स के लिए भी सिनेमा बना था एक वक़्त में, मल्टीप्लेक्स वाली बिल्कुल, फ़िल्म है बिल्कुल। ये। और जिस तरह से आपने टिकट के दाम बढ़ा दिए, जिस तरह से आपने कहानी में आपने रेलेवेंस खो दिया, आम आदमी हाँ, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, आप कुछ ओरिजिनैलिटी लेकर नहीं आ रहे हैं, सारा का सारा आप कॉपी कैट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने एक-एक करके हर वो गलत काम किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और आज स्थिति वहाँ पर आ गई जो आप बताते हैं कि 2013 में शांति स्वरूप जी को इंटरव्यू दिया था राजकुमार संतोषी ने कि बिल्कुल, हाँ, मेरी समय बात आ हुई थी जाएगा उनसे। कि एक वक़्त आएगा जब ये पैसा देकर कहेंगे आओ हमारी फ़िल्म देख लो। तो अभी हमने इसका एक उससे पहले का रूप देखा जब सिनेमा डे मनाया गया कि ₹100 में फ़िल्म देखिए। हाँ, तो बिल्कुल। ₹100 में फ़िल्म पहले क्यों नहीं होती थी? 2017 में क्यों नहीं था? 18 में क्यों नहीं था? 15 में क्यों नहीं था? ये अभी क्यों आपको सूझा? क्योंकि आपको पता लगने लगा कि अब हम गिर रहे हैं, अब हमारा किला ढह रहा है और ये दीवार पूरी तरह से ढह जाए इसलिए भई ₹100 में बुला लो। बहुत सारे मल्टीप्लेक्स चेन है वो आजकल सिनेमा पासपोर्ट दे रहे हैं। सिनेमा पासपोर्ट क्या है कि आप बिल्कुल। एक तय पैसा दे दीजिए, ₹349 दे दीजिए, ₹350 में 4 फ़िल्में देख लीजिए। यानी किसी तरीके से तो कोई आए, लोगों ने अब छोड़ दिया है सिनेमा घरों में जाना, सिनेमा घर तक लाना मुश्किल पड़ रहा है इनको। और आप सोचिए, मैं जो कहता हूँ बार-बार कि सबसे बड़ा दुश्मन तो इस समय मोबाइल फ़ोन है, जो अनलिमिटेड मनोरंजन देता है, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है और बाकी इनकी जो ओवर एक्सपोज़ इनको कर दिया है, वो सोशल मीडिया ने कर दिया है। आज आपको कोई भी हीरो-हीरोइन को देखने का चार्म नहीं रह गया। पहले तो लोग फ़िल्में इसलिए भी देखने जाते थे, अरे लड़कियाँ देखने जाती थी, देवानंद को देखना है, लड़के जाते थे मीना कुमारी को देखना है। लेकिन आज तो हमारे इस युग के जितने भी बड़े सो कॉल्ड मशहूर सितारे हैं, वो तो भर-भर के किलो के हिसाब से आपको इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। आप उनको दिन में रिपीट कर के, रिवाइंड कर के, पीछे जाके, आगे जाके उनको 6-6 बार देखिए, 10-10 बार देखिए, तो आपके अंदर वो चार्म तो खत्म हो गया। ऊपर से चार्म हो सकता था कहानी का,
उससे आपका दूर दूर का वास्ता नहीं है। अब आप सोचिए, आप पूरी दुनिया में लोग हम पर हंसेंगे कि बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री और हम कोई 10 राइटर का नाम नहीं बता पाएगा। हमारा कोई दर्शक जो कहेगा मैं फिल्म बफ हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं बॉलीवुड का, उसको 5 राइटर नहीं पता होंगे, क्योंकि राइटर्स पे कभी काम नहीं हुआ, कहानी पे कभी काम नहीं हुआ। हमने हमेशा रीमेक मारा है, हमने हमेशा कॉम्बिनेशंस मारे हैं। अरे ऋतिक टाइगर को ले लो, अरे अली अब्बास जफर और टाइगर और अक्षय, बड़ा कॉम्बिनेशन है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशंस हम चला रहे हैं, हमें कहानी कब ढूंढेंगे? और आज जो स्थिति बनी है कि आज प्रोडक्शन हाउसेस बंद हो रहे हैं, फैन को आपको बुलाना पड़ रहा है पैसा देकर, अब इससे नीचे और कहाँ जाएंगे? राइटर भी आज इसलिए नहीं रह गए हैं, उनकी बुरी गत इसलिए हो गई है क्योंकि अब जो ज्यादातर राइटर हैं वो राइटर हैं ही नहीं, जी ये भी कॉपी पेस्ट मास्टर हैं। जी वो भी मतलब आज तो एक्टर ही रिकमेंड कर देता है कि इससे लिखवा लो, क्योंकि वही हाँ आपको फिल्म की कॉपी करनी है। आपको एक फिल्म दे दी है, भाई इस फिल्म का जो है ऐसा कर दो, उसमें डायरेक्टर बताता रहेगा मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हीरो अपना समझाता रहेगा मेरी इमेज ऐसी है, उसको मेरी इमेज के हिसाब से ऐसे करना, आधा तो खुद ही वो सेट पे सुधारने वाला है। तो जी राइटर्स की भी जरूरत नहीं है इनको। और ऐसे जी और कभी कभार कोई इक्का दुक्का फिल्में कभी चली भी स्टोरी के नाम पे, तो एक दो से आगे वो बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि तीसरी फिल्म में फिर वो सितारे के सामने घुटने पे बैठा हुआ रहता है, क्योंकि जी उसको भी अपनी फिल्म में सितारा चाहिए भाई, कि मेरा भी नाम बड़ा हो, मेरा भी काम बड़ा हो, तो सितारे के चक्कर में डूब जाता है। तो राइटर जेन्युइनली है नहीं, वो कॉपी पेस्ट मास्टर हैं, उसमें भी ज्यादातर जो होते हैं। तो इसलिए जब आप, और सबसे बड़ी चीज है कि जो आपके डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स हैं, ये पढ़ते लिखते ही नहीं है, जैसा हम कहते हैं। आप हिंदी का हम्म सिनेमा बना रहे हैं, ये जब कहते हैं कि हम हिंदी की फिल्में नहीं देख रहे हैं जो आई है, तो भैया जब तुम हिंदी जिस बिजनेस में हो, तुम वो फिल्में नहीं देख रहे हो, वो उसका लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हो, या उसमें क्या छप रहा है उसकी मैगजीन्स नहीं पढ़ रहे हो, वो अखबार नहीं पढ़ रहे हो, उस भाषा से तुम्हारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो तुम कर क्या रहे हो? मतलब ये तो सोचने वाली बात है। यहीं पर जो है पीआरओ उनकी दीवार बनता है, क्योंकि दीवार के पीछे कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसके बारे में ये चाहते हैं कि वो सामने ना आए। तो वो हाँ हाँ एक्टर और जो पीआर का नेक्सस है वो दूसरे तरह का है, वो भी ढहने वाला है। जैसी अब ये वाली जो मार्केटिंग कंपनी जो आ गई है, जो ये हायर कर रही है फोकट, जो फैन लेके आ रही है, तो ये पीआर को रिप्लेस कर देंगी। भाई पीआर की जरूरत ही क्या रह जाएगी उसके बाद में? तो ये चीज है। तो बात पढ़ने लिखने की है, जिस भाषा में आप फिल्म बना रहे हैं, जिसके दर्शक के लिए आप फिल्म बना रहे हैं, आपको उसकी भी जाना तो पड़ेगा। एक आध पंकज त्रिपाठी जैसा आदमी निकल के आता है, जो अपने गांव की बात करता है और कहता है कि मुझे गांव से लगाव है, वो आज भी अपने गांव में जाते हैं, या जो चीजें जो उनकी कहते हैं तो लगता है कि हाँ ये जमीन से जुड़ा है। तो एक आध दो और आपको निकल आएंगे, थोड़ा बहुत ढूंढेंगे। संजय मिश्रा जैसे एक्टर हैं, जो बिल्कुल आपको हमेशा डाउन टू अर्थ मिलेंगे और अपनी जमीन पर वो मिलेंगे, अपने लोगों के बीच मिलेंगे। ऐसे बहुत थोड़े से एक्टर बचे हैं। बाकी जो होते हैं, अगर वो बाहर से आए भी होते हैं, तो फिर वो यहाँ आलीशान बंगला, कोठी और हाउस बनवा के जो है वो चकाचक रह रहे होते हैं। उनको, उन्होंने अपना पा लिया जितना पाना था। तो उनका भी कोई पढ़े लिखे से वो मतलब नहीं होता। अगर वास्तव में कोई आर्टिस्ट होता है तो उसके अंदर एक भूख होती है, वो ढूंढता हम्म है नई कहानी, नए आइडिया, नया म्यूजिक, या क्या जी मुझे नया करना है। इनकी तो सारी तलाश खत्म हो गई है, सारे बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस आते ही। तो जब जैसी बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस आ गया, तो सिनेमा बचा ही नहीं उनकी लाइफ में। तो जैसे वो खुद ही कहते हैं कि हम देखते ही नहीं है। मत देखो, तो तुमको क्या लेना देना उन चीजों से? जब नहीं लेना देना है जिस तो इंडस्ट्री का यही हाल होगा। जिस भाषा का सिनेमा करते हैं वो भाषा बोलते नहीं है, उस भाषा के अखबार नहीं पढ़ते, उस भाषा के लोगों के साथ कोई तारतम्य नहीं बनता उनका, ना उन शहरों में जाते हैं, ना उन जिंदगियों में झांकते हैं, ना उन लोगों से कोई सरोकार है। तो ये होना ही है जो हो रहा है। आप अगर सिर्फ सिर्फ अगर इसको पैसा कमाने की मशीन समझेंगे फिल्म को, तो नहीं चलेगा, क्योंकि सिनेमा में पैसा है, क्योंकि लोग इसे देखते हैं, देखने वालों की तादाद ज्यादा है इसलिए पैसा होता है। अगर देखने वाले कम होंगे तो पैसा नहीं आएगा। जाहिर है सिनेमा एक ऐसी ऐसी विधा है मनोरंजन की जिसको कुछ लोग बनाते हैं, 150-200 लोगों की यूनिट होती है वो बनाती है, और फिर देखने वाले करोड़ों होते हैं इसलिए पैसा मिलता है। लेकिन जब वो आप उन देखने वालों तक कनेक्ट नहीं बनेगा, उन तक पहुंचेंगे नहीं, उनसे जुड़ाव नहीं होगा, उनसे कनेक्ट नहीं बनेगा, वो देखने नहीं आएंगे, तो जो आपकी लागत है वो वसूल नहीं होगी। फिर
आपको ऐसे ही पैसे दे दे के लोगों को बुलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमारी तारीफ करते रहना, हमारी वाहवाही करते रहना। तो ये कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल तो नहीं हुआ ना। एक बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट को बनाने के बाद ग्राहक भी खुद के पैसों से लेकर आ रहा है, तो उससे बुरी दशा उसकी क्या होगी। अब इसमें बात ये आ जाती है कि आपको आर्ट तो आती नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आप कहानी को लेकर प्रयोग नहीं करते। आपको तो बिजनेस भी नहीं आता, ना आपको बिजनेस आता, ना आपको आर्ट आती, तो आप सिनेमा में कर क्या रहे हैं? तो अब ये इन्होंने अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है सिनेमा और इसके दर्शक जो हैं, जो इन्होंने अब सब कुछ सिनेमा के नाम पे पा लिया है, तो सिनेमा चाह रहा है कि अब उसको वापस दिया जाए, तभी वो बचा हाँ, पाएँगे। जी। वरना तो दूसरी, जैसा आपने कहा, मोबाइल रिप्लेस कर देगा, ओटीटी आ गया या बहुत सारे माध्यम है दूसरे, अगर सिर्फ एंटरटेन ही होना है तो। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें, मुझे अपना समय ही गुज़ारना है, तो फ़िल्म इंडस्ट्री से बॉलीवुड का सिनेमा तो है नहीं मेरे पास, जो किसी ज़माने में था कि नहीं यार हमारे पास एक ही मीडियम है और कोई मीडियम ही नहीं है। तो जी। ऐसा नहीं है, अब तो सैकड़ों दरवाजे खुले और 24 घंटे हैं, तो हम आपकी फ़िल्म क्यों देखें? बात वही है, कंटेंट ही बचाएगा। वही 12th फ़ेल की बात फिर से, वही मुंजिया की बात फिर से, वही श्रीकांत की बात फिर से, ये छोटी-छोटी फ़िल्में हैं। इनको किसी ने यहाँ पर फैन को पैसे देके या टिकट हाँ, देके नहीं बुलाया कि आओ भाई श्रीकांत देख लो, फैन हो मेरे, मुंजिया हाँ, देख लो, फैन हो मेरे, या हुँ, 12th फ़ेल दे लोग खुद देखने गए इन फ़िल्मों को। जी। लोग इनको देखने गए और आके उन्होंने, देखिए सिनेमा की खूबसूरती यही है उसको देखे जाने की, कि जब मैं देखता हूँ और कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, तो मैं तमाम लोगों को बताता हूँ कि यार मैंने एक अच्छी चीज़ देखी है, क्योंकि अच्छी चीज़ की कमी है तो तुम भी अच्छा देख लो कुछ। हाँ, क्योंकि हाँ, मुझे हाँ, पता है कि अच्छा आ ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त हैं, जो मुझे इस बात के लिए लगातार फ़ोन करते हैं या बात करते हैं मुझसे, यार कुछ अच्छा देखो, तुम लगातार देखते रहते हो, कुछ अच्छा हाँ, देखो तो बताना, क्राइसिस जी, है उस अच्छे की। तो अब इस क्राइसिस में भी अगर आप अच्छा नहीं बना पा रहे, आपको सामने दिख रहा है, वॉल पे लिखा हुआ है कि क्राइसिस है अच्छे की, तो तब भी आप नहीं समझ रहे हैं, तब भी आप नहीं बना रहे हैं, तो फिर अब आपसे मतलब आप मूर्ख हैं, सीधी-सी बात है। चीज़ें क्लियर दिख रही है उसके बाद, मतलब आपको किस समय का इंतज़ार है कि हर महीने 10 ब्लॉकबस्टर आएँगी तब हम भी एक ब्लॉकबस्टर बनाएँगे। अरे भाई, तब आपकी ज़रूरत वैसे ही नहीं रहेगी, क्योंकि 10 बन रही है। आज तो बड़ा सूखा है उसका। और इस समय थोड़ा-सा आप ईमानदारी से जो भी काम कर लेगा, थोड़ा पीछे ठहर के रुकेगा, देखेगा, अपनी गलतियों को समझेगा, क्या मार्केट और क्या दर्शक चाह रहा है, कितना कुछ अंदर-बाहर सोच में और समाज में बदल गया है, जो जी, इसको देख समझ के एनालाइज़ करेगा और ईमानदारी से कि मैं एक अच्छी फ़िल्म बना रहा हूँ। और सिर्फ़ हुँ, इस उद्देश्य से नहीं कि मैं तो बस इसको मतलब मैंने 100 करोड़ में बनाई और 500 करोड़ इससे बनाऊँगा। ये जी। नहीं, सिर्फ़ अच्छा सिनेमा बनाने के डेडिकेशन के साथ जो फ़िल्म बनाएगा, वो अपने आप चलेगा और उसकी चीज़ दिखाई देगी। और आती है बीच-बीच में फ़िल्में ऐसी आ रही हैं, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही थोड़ी है। अब जैसे इस साल जो है, यही 1-2 फ़िल्में छोड़ दें तो इसका मतलब मुंजिया और श्रीकांत, एक आध और शायद हो सकता है हम भूल रहे हो कुछ। लापता तो लेडीज़ 12वीं फ़ेल तो ख़ैर पिछले साल आई थी, हाँ। पिछले साल की लापता हाँ, लेडीज़ भी ठीक है, वो मतलब हाँ, एक वो भी सर्टेन मामला कॉपी हो मामला, गया हाँ, था। हाँ, वो भी हो ही कॉपी हो गया गई था, थी। वो भी डाउटफुल हो गया था फिर चीज़ें। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, उसके प्लस माइनस थे अपने। तो अब गिनती की फ़िल्में हैं ना यार। और ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये जो बड़े सितारे हैं जिनके हम नाम लेते हैं, इनको कोई देखने नहीं जा रहा है। बिल्कुल, सीधी-सी बिल्कुल। बात है। और तो ये मुझे लगता सच है को इनको तो स्वीकार नहीं पा रहे हैं। ये और इसीलिए ये फैन्स का मजमा, ये जो नकली वाले जो है ना, इनका हाँ, मजमा लगा के अपने आप को अभी और बताना चाह रहे हैं कि नहीं-नहीं, हमारे अंदर बहुत दमख़म है। और कई लोग हाँ। उनकी इस बात पे भरोसा भी करते हैं, नहीं-नहीं कोई बात नहीं, ये तो एक फ़िल्म की बात है। हुँ। सलमान खान तो पिछले 5-6 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक हिट फ़िल्म मिल जाए। मुझे लगता नहीं सुल्तान के बाद से कोई हिट हुई है उनकी फ़िल्म। नहीं, और नहीं, नहीं। शाहरुख को तो 4 साल बैठना पड़ गया था, 4 साल बैठे थे वो घर पे। ठीक है तो उनकी जो स्थितियाँ तो बहुत ही फ़िल्म। खराब है, बहुत ही स्थिति चिंताजनक है। रवि जी बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में बताया, दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहे, पूरा 1 घंटे से ऊपर का हमने शो किया। जी। हमें हमेशा दर्शकों का साथ मिलता है, सानिध्य मिलता है और मैं हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी हमारा शो अच्छा लग रहा है, उसे शेयर ज़रूर करें, नीचे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप हमें ये नहीं बताएँगे कि आपको ये अच्छा लगा है तब तक हम ये नहीं समझ पाएँगे कि हमारी बात आप तक सही तरीके से पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है।
कुछ दर्शक हैं जो हमसे बॉलीवुड पूछना के चाहते हैं लोग कि बॉलीवुड के लोग सुने चाहे नहीं सुने, हम जरूर सुनते हैं और सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी अनंत महादेवन की फिल्म की कॉपी थी लापता लेडीज, पूछ रही है हमारी दर्शक मनीता मैक्स वेक्स। तो मैं आपको बता जी, दूं अनंत अनंत महादेवन महादेवन ने की ये बात कही थी, बिल्कुल कही कही थी। थी। हाँ 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 हाँ। हाँ, कि भाई उन्हें देखकर लगा इस फिल्म के स्टोरी लाइन को कि ये कहीं ना कहीं उनकी फिल्म से जो है वो जी। चीज ली गई थी। मतलब अब वो खुद इस बारे में घूंघट बेहतर है ऐसा बोले, कुछ नाम लेकिन था, पट घूंघट के ऐसा कुछ नाम था, और वो फिल्म हाँ, अवेलेबल नहीं है अब। घूंघट के पट खोल इस तरह का कुछ घूंघट के नाम था। पट खोल, और वो फिल्म अवेलेबल भी नहीं है। अब हाँ, अवेलेबल वो नहीं, भी चीज है कि मतलब उसको कुछ दिनों पहले ही हटाया गया, ऐसा कुछ, मतलब हटाया ये भी गया। चीजें आई थी कि कुछ हाँ। समय पहले तक वो थी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत लंबा हमने आपका समय लिया। दर्शक भी हमारे साथ जी, बने रहे, आगे फिर जुड़ेंगे और इसी तरीके से चर्चा बिल्कुल। करेंगे बॉलीवुड के बारे में और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में जिनका हमें और आपको जानना बेहद जरूरी है। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। थैंक यू। मैं जाने से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स को अगर नहीं देख रहे हैं तो देखें यूट्यूब पर। हमने वहां पर पॉडकास्ट करना शुरू किया है। कल ही हमने एक बहुत ही ब्रेव लड़की हैं अनामता, उनका इंटरव्यू किया है। वो इंटरव्यू हमने पब्लिश किया है उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर, तो आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब पर। और आगे भी हम इस तरह के पॉडकास्ट करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट उज्जवल जी।